में जाएं। और हमें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत ध्यान मिल्कीपुर जैसी जगह के लिए दे रहे हैं, तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। अयोध्या में किस तरीके से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, रास्ते नहीं है, जगह नहीं है, क्या अयोध्या की अर्थव्यवस्था में इससे बदलाव नहीं आ रहा जब वहां इतने टूरिस्ट आ रहे हैं? जनता इस बदलाव को समझ रही है। लेकिन जो जून के चुनाव में फॉल्स नैरेटिव बनाया गया था कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो बहुत दिन तक नहीं चल पाया। महाराष्ट्र के रिजल्ट ने, हरियाणा के रिजल्ट ने और आज दिल्ली के रिजल्ट ने, आप देखिए बीजेपी इस समय आपके ही चैनल पे मैं देख रहा हूं 44 सीटों पे लीड कर रही है। ये बहुत देर तक अब ऐसे चेंज नहीं होता है। बीजेपी 45 प्लस सीट से वहां भी सत्ता में आएगी। तो जनता हर जगह एंडोर्स कर रही है। क्या हर जगह सिर्फ वोटर गलत है? क्या हर जगह चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है? इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। जब आपने यूपी में अभूतपूर्व जीत लोकसभा के चुनावों में अर्जित करी, तब भी यही इलेक्शन कमीशन था, यही पुलिस थी, यही जनता थी। आपको जनता के मताधिकार का सम्मान करना पड़ेगा। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन। प्रियंका जी, फिलहाल दिल्ली का बड़ा अपडेट हम बता रहे हैं कि 45 से ज्यादा सीटों पर रुझानों के अंदर बीजेपी लीड कर रही है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी जो है वो 21 से 22 सीटों के आसपास रुझानों में फिलहाल आगे है, यानी कंफर्टेबल बहुमत को क्रॉस कर चुकी है बीजेपी रुझानों के अंदर दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं वो सब पीछे चल रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे आतिशी मारलेना हो, या फिर अवध ओझा हो, अरविंद केजरीवाल खुद हो, ये सभी लोग पीछे चल रहे हैं। प्रॉपर चेकिंग। आम आदमी पार्टी अपने कर्मों से पूरी तरीके से बाहर है। आप जिस तरह से देखिए कि दिल्ली का जो पूरी तरीके से पोल्यूशन हो, चाहे वहां यमुना की बात हो, तो हर मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल नजर आई है। पर फिर भी मैं कहूंगी कि जिस तरह से अभी शुरुआती रुझान है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे परसेंटेज चेंज होगा और कांग्रेस एक अपनी पूरी पोजीशन लेगी। और कांग्रेस वैसे भी पूरी तरीके से देखा जाए तो जो मॉडल पेश किया गया था, वो पूरा मॉडल जो था वो पूरी तरीके से शीला दीक्षित जी का जो काम किया हुआ है 15 साल लगभग, तो वो पूरी तरीके से जनता के सामने रखा गया। और जनता दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। तो सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। तो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुमत में काफी पिछड़ गई है रुझानों के अंदर, और बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तमाम बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, जो उसकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सब इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। प्रियंका गुप्ता जी साथ में है। प्रियंका जी, कांग्रेस की परिस्थिति तो पिछले बार से भी खराब हो गई है। मात्र एक सीट, इतनी देर हो गई, आप देखिए 9:30 बजे का वक्त हो रहा है, एक से आंकड़ा ऊपर नहीं बढ़ा है, और आप कह रही हैं कि कांग्रेस अपनी पोजीशन लेगी। किस आधार पर? जिस तरह से अभी शुरुआती रुझान है, तो आस्था जी अभी इतनी जल्दी कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जाए, जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाती है, वैसे वैसे जो है चेंजेस आते हैं। परंतु एक सीट पे ये रुकी रहती, तो मुझे नहीं लगता कि ये जीत एक तरीके से देखा जाए। जिस तरह से अभी महाराष्ट्र की बात हो रही थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से ये कहा है कि भाई आप बता दीजिए कि शाम जो 5 बजे के बाद का डाटा है, उसमें 72 लाख वोटों की संख्या कैसे बढ़ गई। दूसरी चीज, हमने ये डिमांड की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांगा है कि आप हमें जो चुनाव की जो वोटर लिस्ट होती है, जो लोकसभा की थी और जो इस महाराष्ट्र में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसकी वोटर लिस्ट हमें दे दीजिए। पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जीत थी महाराष्ट्र में, और पूरी तरीके से मैं उस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको भी सामने रखना चाहती हूँ कि लगातार अगर एक सीट पर ही कांग्रेस रहती है, तो इतना मुझे नहीं लगता कि किसी आप पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा अच्छा काम किया था? भारतीय जनता पार्टी लगातार किसान विरोधी रही है। जिस तरह से किसानों की 700 किसानों की हत्या हो गई, जिस तरह से महाकुंभ में जो है आज तक डाटा नहीं दे पा रही है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी अगर इमेज की बात करें, छवि की बात करें, तो चाहे वो विदेश में डंका बजना हो, जो डंका फट चुका है, विदेश से लगा जो लोग आए 104 लोग, मैं मानती हूँ कि वो लोग इलीगल ढंग से गए, पर फिर भी जिस तरीके से उनको वापस लाया गया वो एक सवालिया निशान है कि उन्हें चेन में बांध कर लाया गया।
और ये तरीका अगर है तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो विश्व में डंके की बात करती है, जो बात करती है कूटनीति की। तो मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से फेल है भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर, चाहे वो स्वास्थ्य का बजट हो, चाहे वो शिक्षा का बजट हो। जो सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर नहीं फोकस कर सकती, वो सरकार क्या कल्याणकारी नीतियों की बात करती है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से सवालों के घेरे में है, जिस तरह से वो घटिया शायरियां सुनाते रहते हैं और जिस तरह से सवालों के जवाब से वो बचते नजर आते हैं, तो मुझे लगता है इसके पीछे पूरी दाल काली है। उसका पूरी तरीके से हमने विरोध किया है और हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये जनता के सामने आए, क्योंकि लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र होता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और पारदर्शिता से बात पूछते हैं तो वो हेल्पलेस सीएम दिल्ली नहीं चाहती है। एजुकेशन पॉलिसीज, लिकर पॉलिसी बन रही थी और बाथरूम्स को क्लासरूम में गिनाया जा रहा था। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जीरो थी। एग्जैक्टली 5 साल पहले इस समय जब कोरोना काल था तो हालात क्या थे। इसीलिए जैसा मैंने कहा, कीचड़ पूरा फैल चुका था और कमल कीचड़ में खिलना तय था। तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से अभी से जो है जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया जाना शुरू हो चुका है। हालांकि ये रुझान है, लेकिन रुझानों में बीजेपी स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा भी पार कर चुकी है और लगातार बीजेपी नेता जो है वो जनता का धन्यवाद करने के लिए आगे आने लगे। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, विपक्षी दल कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ रुझान है, रुकिए जरा, अभी जीत का जश्न मत मनाइए, बहुत कुछ पलट भी सकता है। कर ले अपनी और बड़ी हार का, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में इस बार 50 से अधिक सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है और वह जो है एक बड़ा ही अभूतपूर्व जो है ये परिणाम आने वाला है। मैं प्रियंका गुप्ता जी की बात सुन रहा था। कांग्रेस की जो स्थिति है, उनके नेता की जो स्थिति है, उसके बाद प्रवक्ताओं को जिस तरीके से क्या कहते हैं एम्बेरस होना पड़ता है और यहाँ पे डिबेट पे आकर के सवालों का जवाब देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के कारण हार रही है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी, 27 से 28 राज्य होंगे, मेरी गलती सुधार लीजिएगा, 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 21वां केंद्र शासित राज्य दिल्ली ऐड होने वाला है। कांग्रेस की सरकार हर बार, कांग्रेस की नेता हर बार जो है आरोप लगाते हैं, वही घिसे पुटे मुद्दे उठाते हैं जिन पर जनता कई बार उसको नकार चुकी है, उसको स्वीकार नहीं करते। महाराष्ट्र के चुनाव की उन्होंने बात करी कि वोटर लिस्ट, बिना वोटर लिस्ट के चुनाव नहीं होता है और चुनाव से पहले चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है और उसी वोटर लिस्ट के आधार पर ही जो है पर्चियां बनती है और वो घर घर जाते हैं। तो जो वोटर लिस्ट उनको पहले से ही उपलब्ध है, उसको चुनाव से दोबारा मांग रहे हैं, ये भी बड़ा हास्यास्पद लगता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए। जिस तरह की एक नकारात्मक राजनीति को देश के अंदर ला रहे हैं, नकारात्मक राजनीति को जनता अब नकार रही है। अरविंद केजरीवाल भी जो है नकारात्मक राजनीति करते रहे हैं और आज उसी नकारात्मक राजनीति का शिकार उनको होना पड़ रहा है कि खुद स्वयं चुनाव हारने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जरिए ही ये पार्टी बनी थी। अन्ना हजारे जी को धोखा देकर के अरविंद केजरीवाल जी ने ये पार्टी बनाई थी और इस पार्टी का नेता अगर हार जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि जो है आम आदमी पार्टी आगे कहीं पे सरवाइव कर पाएगी। कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि अरविंद केजरीवाल का हारना और कांग्रेस को जो सारा जो स्पेस केजरीवाल जी ने लिया है वो कांग्रेस का ही लिया है। लेकिन हमने देखा कि इंडिया अलायंस जब बनता है तो केजरीवाल के साथ गलबैयां करते हैं, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो दोनों आपस में लड़ते हैं। ये किस तरह की मित्रता है या किस तरह की शत्रुता है ये समझ में नहीं आता, लेकिन जनता हर चीज समझती है। आज की तारीख में जनता से बड़ा जज कोई नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर जो हमारे देश की जनता है उससे बड़ा जज कोई नहीं है और वो लगातार अपना मैंडेट सुशासन को दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, पार्टियां अलग अलग राज्यों में सुशासन की नीति पे चलते हुए आज हर जगह राज्य कर रही है और बाकायदा हर सरकार रिपीट हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से मिल्कीपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी केबी शुक्ला हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। केबी शुक्ला जी, सबसे पहले तो हमें वहां का अपडेट बताइए। थोड़ी देर पहले तक तो 10,000 से ज्यादा की वोटों से आगे चल रहे थे चंद्रभानु पासवान। ताजा स्थिति क्या है और लगातार समाजवादी पार्टी वहां इलेक्शन कमीशन को घेरे हुए और आज भी प्रवक्ता अपनी उस बात पर कायम है। देखिए, 3 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 3 राउंड गिनती में 10,070 वोट से भाजपा आगे चल रही है। चौथे राउंड की गिनती चल रही है। जिस तरह से सपा आरोप लगा रही है, हालांकि सपा के जो प्रत्याशी हैं या जो सांसद हैं वो मतगणना तक नहीं पहुंचे हैं, वो अपने आवाज से ही नजर रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से भाजपा लगातार आगे बढ़ रही, चाहे बैलेट में हो और चाहे फिर ईवीएम खुला, उसके बाद सीधे तीसरे राउंड तक भाजपा 10,000 पर क्रॉस कर रही है। अब चौथे राउंड देखना होगा कि कितना होता है, लेकिन लगातार जिस तरह से राउंड शुरू हुआ है उसी तरह से भाजपा की बढ़त
बढ़त भी जारी है। तो हर बूथ पर भाजपा के वोट पड़े हैं, हर बूथ पर भाजपा की नजर थी। तो जिस तरह से मतदान हुआ था उस तरह से अब मतगणना भी सामने आ रही है। तो लगातार बीजेपी जो है अपनी बढ़त बनाए हुए है। देखना ये होगा कि जो गिनती होनी है और चरणों की वो कितनी बढ़ती है। हालांकि माना ही जा रहा है कि 1 बजे तक नतीजे सामने आ जाएंगे, 1 बजे तक फाइनल हो जाएगा कि मिल्कीपुर का ताज किसके सर पे है। तो कुल मिलाकर चौथे राउंड गिनती चल रही है और जो सपा के नेता हैं वो अपने घर से ही नजर बनाए हुए हैं। सपा प्रत्याशी हो चाहे उनके पिता सांसद अवधेश प्रसाद हो, कोई भी यहाँ मतगणना स्थल पर नहीं आया है, केवल भाजपा के लोग यहाँ पे हैं। तो कुल मिलाकर जो सपा के एजेंट हैं वो जरूर वहां पर बैठे हुए हैं। कोई सपा के जो छोटे मोटे नेता हैं वो जरूर आए हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं सपा के वो मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मतगणना चल रही है, मतगणना पे लोग नजर रखे हुए हैं। भाजपा के जो बड़े नेता है वो भी अपने आवास से बैठे देख रहे हैं, जो सपा के नेता है वो भी देख रहे हैं बैठकर। कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि जो अगला जो राउंड है उसमें कितनी बढ़त मिलती है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मिल्कीपुर का जो मतदान हुआ था वो 65.44% हुआ था, तो एक रिकॉर्ड मतदान हुआ था। तो रिकॉर्ड मतदान को देखते हुए यह माना जा रहा था कि जिसकी भी होगी वो जो है जो टक्कर है वो बिल्कुल कांटे की है। और दो पार्टी जो सीधी है भाजपा और सपा, बिल्कुल सीधी टक्कर। हालांकि प्रत्याशी 10 हैं, लेकिन प्रमुख पार्टी का ही जो है वो मेन माना जा रहा है कि जो लड़ाई है सीधी लड़ाई है। तो चौथे चरण की आप सुनी नहीं होगी, चौथे चरण की भी आने वाली है। मैं जल्द अपडेट करूंगा चौथे चरण के लिए कि चौथे चरण में कितना आता है। लेकिन अपडेट यही है कि फिलहाल तीसरे राउंड पूरी हुई है, चौथे राउंड की गणना पूरी हुई है। थोड़ी देर में हम दर्शकों को अपडेट करेंगे कि चौथे चरण में कौन आगे चल रहा है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास आगे भी अपडेट्स के लिए। आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ है, सपा प्रवक्ता। आशुतोष वर्मा जी, अब भी आप यही कहेंगे कि कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है? 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, चंद्रभानु पासवान लगातार बड़ी लीड से आगे चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपको याद होगा 2024 के इलेक्शन में 7वें और 8वें राउंड तक प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे थे। तो हम अभी तो ये नहीं कह सकते हैं, तो वो भी जीत गए। लगातार अगर आप मिल्कीपुर की चुनाव का इतिहास देखिए तो पिछले 58 सालों में भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे 2 बार और 1 बार जनसंघ पे खाली चुनाव जीती है। समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पे 5 बार चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी वहां पे 3 बार चुनाव जीती है, कम्युनिस्ट पार्टी 1 बार और बीएसपी 1 बार। और पिछले चुनाव में 2022 में अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे 13,000 वोट से जीते थे और 2017 में 28,000 वोटों से जीते थे। हम आज भी जानते हैं कि मिल्कीपुर की जनता अगर साफ सुथरा हुआ होगा तो समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं और वोट देती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी कोशिश किया है, देखिए ये बात किसी से अब छुपी तो है नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी की जो है पूरी राजनीतिक प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ गई है। अयोध्या हारने के बाद, कुंभ में इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट करने के बाद अगर मिल्कीपुर वो हार जाते हैं तो गद्दी तुरंत की तुरंत जाएगी, रिजल्ट बाद में आएगा। इसलिए अपनी पूरी प्रशासनिक अमला, अपना पूरा कैबिनेट सबको लगा के, आपने कितने वीडियो देखे कि वहां पे एसपी, डीएम, एसडीएम सब वोट ही नहीं देने दे रहे हैं, हमारे वोटरों को भगा रहे हैं। लेकिन आशुतोष जी जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन एक और क्योंकि आपने वीडियो का जिक्र किया है तो इस वीडियो पर भी जवाब दीजिएगा। आपके जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, वो लोग उसको बीजेपी एजेंट को धमका रहे हैं, ऐसा भी एक वीडियो वायरल हुआ था। नहीं, देखिए कोई कौन किसको धमका रहा है और एक वीडियो में समाजवादी पार्टी दिखवा रही है, ये न्यूज़ 18 दिखा रही है, लेकिन बाकी कौन कौन क्या कर रहा है वो शायद उस पर आंख बंद कर लेते हैं। और ये होता भी है, सत्ता के साथ रहना सबके लिए फायदेमंद रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मिल्कीपुर की जनता आश्वस्त है। उसकी लड़ाई प्रशासन से और योगी आदित्यनाथ की घमंड से चल रही है और वो दिखा देगी शार्प रिजल्ट आते आते कि वहां पे जीत समाजवादी पार्टी और सत्य की होने जा रही है। हमारे साथ ज्ञानेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, दिल्ली की बात करें तो सभी 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। यहाँ पर लगभग 46 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और मिल्कीपुर में भी 3 राउंड के बाद बीजेपी लीड कर रही है। तो पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि बीजेपी को 2-3 पार्टियां ही हरा पाई हैं। एक टीएमसी है, एक समाजवादी पार्टी है और एक आम आदमी पार्टी है।